सन 1976 में एक उपन्यास लिखा गया जिसका पहली बार प्रकाशन हुआ 2018 में। 15 अगस्त 1947 को जन्मे बालक नान्या की कहानी पढ़कर ताज्जुब होता है कि नान्या ने इतनी लंबी यात्रा तय की और वो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभु जोशी का लिखा उपन्यास नान्या पढ़ने के दो कारण मेरे सामने थे। एक तो ये कि जब ये प्रकाशित होकर आया तो आहा ज़िंदगी में इसकी समीक्षा आई थी, तब ये किताब मेरी विश लिस्ट में आ गई थी। और दूसरा ये फैक्ट कि प्रभु जोशी जी ने इसे 1976 यानी 1976 में लिखा था, लेकिन तभी प्रकाशित नहीं हुई। बाद में उनके बेटे पुनर्वसु ने इसका महत्व समझा और 2018 में उसे पहली बार प्रकाशित कराया। इतने लंबे अंतराल के बाद भी ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ और अभी भी खूब पढ़ा जा रहा है। स्पष्ट है कि ये जो किताब है ये काल को लांघकर यहाँ तक पहुँची है। ऐसे में मुझे ये तो जानना ही था कि इस किताब में ऐसा ख़ास क्या है, और फिर नान्या की ये भोली सी शक्ल मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे पढ़ो, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। नान्या की कहानी मालवा के एक छोटे से गांव की है जहां बालक नान्या अपने दादा दादी के साथ रहता है। नान्या का जीवन आश्चर्यों और सवालों से भरा हुआ है, जैसे कि क्या हर रोज़ वो बकरी का दूध पीकर जल्दी से बड़ा हो जाएगा, क्या वो कभी अपने बड़े बा यानी दादा जितना लंबा हो सकेगा, लेकिन उसका कुत्ता भुरिया तो हर रोज़ गाय का दूध पीता है, फिर भी वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से कैसे बड़ा हो रहा है। क्या रात में बिस्तर गीला करते वक्त उसे जनेऊ कान पर रखना पड़ेगा। अचरजों से भरा है उसका जीवन, जैसे प्रेमा इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। वो प्रेमा से इसका कारण जानना चाहता है और प्रेमा का जवाब बड़ा अटपटा सा है। वो उसके कान में कहती है, ये तरीका किसी को बताना मत, वरना तू हमेशा छोटा रह जाएगा। प्रेमा के इस गलत हरकत से अनजान नान्या विस्मित है। अपने आसपास फैली किंवदंतियों और लोक कथाओं ने उसे अचरज में डाला है, जैसे बंजारा बाग में गड़े खजाने यानी सोने चांदी का किस्सा, इच्छाधारी सांप द्वारा खजाने की रक्षा की बात, या फिर मन में कोई इच्छा उठने पर कंकड़ उठाकर जेब में धर लेने से इच्छा के ख़त्म हो जाने का टोटका। ये सारी बातें उसे अपने तरीके से सोचने और समझ बनाने में मदद करती हैं। कई सारी जिज्ञासाएं तो वो खुद ही शांत करता है, क्योंकि वो किसी से पूछ नहीं सकता। पूछे जाने पर मजाक उड़ाए जाने का डर जो है, जैसे उसके दोस्त बोंदू ने उसे अड़कानी बैरा के बारे में बताया है। अड़कानी बैरा यानी एक ऐसी औरत जो महीने के कुछ दिनों अपवित्र मानी जाती है, और ऐसे में अगर उसे कोई छू दे तो वो माँ बन जाती है। ये सुनकर तो नान्या हतप्रभ है, मगर वो पूछे तो किससे पूछे। दादी से पूछने की कोशिश करता है तो डांट खाता है, और कई दिनों तक इसी उथल पुथल में बिताता है कि कहीं प्रेमा माँ तो नहीं बन जाएगी। आम बच्चों की तरह नान्या के भी अपने कुछ ख्वाब हैं, इच्छाएं हैं। जैसे वो बहुत जल्दी लंबा हो जाना चाहता है। वो अपने दोस्त के साथ बंजारा बाग में गड़े खजाने को खोद निकालना चाहता है, और उससे अपनी बहन, अपने माता पिता के लिए बहुत सारे तोहफे लेना चाहता है। उसका सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो किसी दिन दौड़कर अपने माँ, पापा और अपनी बहन के पास शहर चले जाना चाहता है। उसके छोटे छोटे ख्वाब कभी कभी उसे इतना परेशान करते हैं कि वो रात भर सो भी नहीं पाता। अपनी बहन के साथ अपने खिलौने शेयर करने की कल्पना उसे रोमांचित करती है, लेकिन आशा के विपरीत जब उसके पिता उसे अपने साथ शहर लेकर जाते हैं, नई किताबें, नए कपड़े, नए जूते, नई दुनिया, जब उसके ख्वाब हकीकत में बदलते हैं तो उस हकीकत की ज़मीन पर वो पैर क्यों नहीं रख पाता। अब तक जो कथा नान्या के मासूम मन के साथ उड़ती फिरती, कभी हंसाती, कभी गुदगुदाती, कभी उदास कर देती तो कभी आशंकाओं से भरती, एक सुंदर लय में चली आ रही थी, वो अपने अंत तक पहुँचते पहुँचते सन्न कर देती है। पाठक हठात रह जाता है। ऐसी सच्चाई नान्या के शब्दों में उसने अपने आंसू जफोरना सीख लिया है। नान्या का विद्रोह झकझोरता है। ये पूरा उपन्यास नान्या की बोली भाषा में अभिव्यक्त होता है। अधिकांश जगहों पर नान्या के ही आत्मसंवाद हैं, और कई जगह नरेशन इस तरह से है जैसे उसी उम्र का कोई बच्चा कथा सुना रहा हो। तो यहाँ ये ज़रूरी था कि नान्या का मन जो है वो उसकी अपनी बोली में ही अभिव्यक्त हो सके, इसलिए ये पूरा उपन्यास मालवी बोली में लिखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो उपन्यास का अधिकांश मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना समझ में आता रहा कि एक छोटा सा बच्चा है और उसका भोला सा मन अभिव्यक्त हो रहा है, और मैंने पढ़ना जारी रखा।
लेकिन बहुत जल्दी ही शुरू में नए लगने वाले शब्द मुझे समझ में आने लगे और एक समझ बनती गई। पुस्तक में वाक्यों का गठन और शब्दों का कई संदर्भों में बार बार दोहराव इस तरह से किया गया है कि धीरे धीरे अर्थ अपने आप ही स्पष्ट होता चला जाता है। और फिर तो नान्या का मन, उसके विस्मय, उसका संसार, उसका परिवेश, उसकी जिज्ञासाएं मुझे भी आश्चर्य से भरती गई। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इसकी भाषा से घबराइएगा मत, ये बहुत जल्दी आपको अपना बना लेगी। और अगर गांव गिरांव की बोली बानी से मन लगता है फिर तो ये किताब हाथ से छूटेगी ही नहीं। इस उपन्यास में एक बालक का मनोविज्ञान, उसकी जिज्ञासाएं और उसकी उत्सुकता अभिव्यक्त हुई है, जो किसी बालक या किसी भी बच्चे की मनोदशा, उसके सोचने समझने के तरीके और उसके सीखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यहाँ गांव से रोजी रोजगार की तलाश में शहर पलायन करते परिवारों का दुख भी है। यहाँ मैं ये कहूँगी कि इस उपन्यास को सिर्फ पलायन से जोड़कर ना देखें। परिवेश का अंतर आज हर जगह है, शहर और गांव के बीच नहीं बल्कि एक ही शहर के दो तबकों के बीच में भी परिवेश का एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो समस्या पलायन की नहीं है, समस्या परिवेश के अंतर की है। समस्या ये है कि एक बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसकी शारीरिक और दैहिक ज़रूरतें ही पूरी करना या उसकी संवेदनात्मक और भावनात्मक ज़रूरतों पर भी ध्यान देना। उसकी समस्याओं का समाधान, उसके सवालों का निदान क्यों ज़रूरी है और किस तरह ज़रूरी है, उसके लिए एक ऐसे माहौल का निर्माण जब वो खुद को बिना डरे बिना हिचके अभिव्यक्त कर सके, वो कितना ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नान्या सा विचलित मन और दारुण विद्रोह दिल में धरे बच्चे इस दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल जो ये उपन्यास उठाता है कि हम कितने तैयार हैं अपने आने वाले भविष्य को एक नई दिशा, प्रेम युक्त और एक मुक्त वातावरण देने के लिए हम कितने तैयार हैं। किताब पढ़िए और इन सवालों पर सोचिए, और मेरे कहने से नहीं, किताब को पढ़ने से, क्योंकि आप तब नान्या और उसके परिवेश के बारे में समझ पाएंगे, अलग अलग परिवेशों का अंतर समझ पाएंगे, एक बच्चे का मन शायद समझ पाएंगे। और इस बात की गारंटी है कि किताब आनंदित भी खूब करेगी, अपनी बोली की वजह से और अपनी शैली की वजह से भी। किताब कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो मुझे आपके विचार जानना अच्छा लगेगा, और नहीं पढ़ा है तो क्या ख्याल है आपका। आप चाहें तो इस किताब को मेरे लिंक से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहां मैं ये भी बताती हूँ कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ, और भी बहुत सारे कंटेंट मैं अब इंस्टाग्राम पर डालने लगी हूँ, तो आपको वो भी जानकारियाँ मेरे इंस्टाग्राम से मिलेंगी। फॉलो कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर लाल रंग का बटन वहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है सब्सक्राइब का, तो क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खूब सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।